हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद MCQs, और इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाते हैं आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उन सब के बारे में भी हम जानकारी हासिल करते हैं। और फिर उससे संबंधित भी हम आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला हमारा मुद्दा रहता है करंट अफेयर्स को लेकर, दूसरा हमारा मुद्दा रहता है इतिहास को लेकर। तो 21 तारीख को आपकी क्लास नहीं हुई थी, तो आज के दिन यानी कि 22 अप्रैल के दिन हम 21 तारीख और 22 तारीख दोनों की ही बातें करेंगे, दोनों के ही इतिहास से संबंधित घटनाएं देखेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। और साथ ही साथ 21 और 22 अप्रैल की जो भी करंट न्यूज रही हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। तो सभी का भरपूर अभिनंदन है आज की इस सुबह की सीरीज में, सुप्रभात सीरीज में। तो पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। पूर्वी लहर, इंडियन नेवी कंडक्ट्स मेगा एक्सरसाइज अलोंग ईस्ट कोस्ट टू टेस्ट प्रीपेयर्डनेस। तो इसे नाम दिया गया है पूर्वी लहर का। पूर्वी लहर, भारतीय नौसेना ने तैयारियों का परीक्षण करने के लिए पूर्वी तट पर मेगा अभ्यास किया और इस लक्ष्य पर आयुध पहुंचाने की नौसेना की क्षमता की पुष्टि के लिए ये जो अभ्यास है वो कई चरणों में आयोजित किया गया था, जिससे यथार्थवादी परिदृश्य में युद्ध प्रशिक्षण भी शामिल था। तो यानी कि युद्ध भूमि में हम कितना बेहतरीन कर सकते हैं उसके लिए भी प्रशिक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने शनिवार को कहा कि उसने किसी भी समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियां बेहतरीन कर रखी हैं और उनकी तैयारियों की जांच करने के प्रयासों के तहत पूर्वी तट पर यह एक बेहतरीन अभ्यास किया गया। और इस अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? पूर्वी लहर। तो अभ्यास पूर्वी लहर में किस किस की भागीदारी हमें देखने को मिली? तो इसमें शिप्स की भागीदारी देखने को मिली, यानी कि जहाजों का इसमें प्रयोग किया गया, पनडुब्बियों का प्रयोग किया गया जिन्हें हम सबमरीन्स कहते हैं, एयरक्राफ्ट, विमान, और इसी के साथ साथ में स्पेशल नेवल फोर्सेस भी इसमें भागीदारी करते हुए देखी गई। तो ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब नेवी से संबंधित मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, ये तो आपको दिखाने के लिए है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको पता लग जाए, इसीलिए। अब ये बताओ कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है? मैंने आपको परसों भी बताया था कि नए नौसेना प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। यहां पर आप कमेंट में बता देंगे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिनेश कुमार त्रिपाठी को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। जब हम बात करते हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में, ये हमारे अब 26 में नौसेना प्रमुख बनेंगे और ये कब अपना कार्यभार संभालेंगे? तो 30 अप्रैल को। आज 22 अप्रैल हुई है, 30 अप्रैल 2024 को ये अपना कार्यभार संभालेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे 26वें नौसेना प्रमुख बनेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जब बात करते हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी ये किस भूमिका में है, तो आप कहेंगे ये है वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, यानी कि दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है जी। अब यहां पर मैं आपको फोटो दिखाता हूं, फोटो के माध्यम से हम बात करेंगे। हालांकि जब बात कर रहे होते हैं ना कि अभी वर्तमान में कौन है हमारे नौसेना प्रमुख, अभी तो है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार का मतलब क्या है? राधा कृष्णन हरि कुमार। ये हमारे 25वें नौसेना प्रमुख हैं और इनका जो टाइम पीरियड है ना
वो 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। और जैसे ही 30 अप्रैल को इनका टाइम पीरियड पूरा होगा तो उसी दिन क्या है, दिनेश कुमार त्रिपाठी अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है ना, तो इनका 30 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अभी यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ये फोटो आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले जो छोटी फोटो दिखाई हुई है ये हमारे 23वें नौसेना प्रमुख थे। ठीक है, इनका नाम क्या है, एडमिरल सुनील लांबा। एडमिरल सुनील लांबा ने हमारे 23वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य किया। कब से कब तक, तो 2016 से लेकर 2019 तक इन्होंने ये कार्यभार संभाला। उस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो प्रणब मुखर्जी के बाद में जब रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति बने, उस समय में भी एडमिरल सुनील लांबा हमारे नौसेना के प्रमुख थे। फिर जैसे हम बात करते हैं इनके बाद में हमारे नए नौसेना प्रमुख कौन बने थे, तो नाम आता है एडमिरल करमबीर सिंह का। एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह हमारे 24वें नौसेना के प्रमुख बने थे। और इन्होंने कब से कब तक अपना कार्यभार संभाला, तो 2019 से लेकर 2021 तक। जब ये हमारे 24वें नौसेना प्रमुख थे, उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे, उन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान एडमिरल करमबीर सिंह हमारी नेवी के 24वें प्रमुख बनाए गए। फिर उनके बाद में हमारे 25वें नौसेना प्रमुख बनाए गए। इनका नाम क्या है, एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार का मतलब होता है राधा कृष्णन हरि कुमार। इन्होंने 2021 से लेकर 2024 तक अपना कार्यकाल पूरा किया है। और 2024 के भी कब तक, 30 अप्रैल तक, यानी आज 8 दिन बचे हुए हैं अब भी इनके टाइम पीरियड के। तो ये कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार। इन्होंने अपना 25वां नौसेना प्रमुख का दायित्व पूरा किया है। और जैसे कि अभी आपको पता है केंद्र सरकार के द्वारा नई नियुक्ति हुई है, 26वें नौसेना प्रमुख बने हैं केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। किनको, तो आप कहेंगे वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। यहां पर फोटो भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आए और आपको ये दृश्य दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो वर्तमान में जो हमारे नौसेना के प्रमुख हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो आप कहेंगे 26वें नंबर के हैं। और 2024 30 अप्रैल से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कब से कब तक ये रहेंगे। ठीक है ना, तो ये फोटो आपको मैंने दिखा दी है चारों की। तो चलिए जी, जो भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ पर केंद्र सरकार ने लिखा भी है, ये पीआईबी के द्वारा प्रकाशित भी किया गया था। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे 30 अप्रैल 2024 को दोपहर बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वाइस एडमिरल त्रिपाठी नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं हमारे वर्तमान के मौजूदा नौसेना प्रमुख की, तो उनका नाम क्या है, आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। और इनका टाइम पीरियड 30 अप्रैल 2024 को खत्म हो जाएगा। और उसी दिन यहाँ पर क्या है, दिनेश कुमार त्रिपाठी अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है, बाकी जो बातें हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में यहाँ पर लिखी हुई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो बहुत ही बढ़िया है। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे भारतीय नौसेना के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको वो बताना है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, जिन्होंने लिखा होगा ना ए ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम हमारे प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो प्राचीन भारत में जो भी ग्रंथ लिखे गए
उस समय क्या है, जो हमारे वरुण देवता थे ना, वरुण देवता ये समुद्र के देवता थे, समुद्र के देवता। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें क्या लिखा हुआ है, शन्नो वरुण, यानी कि वरुण हम पर मेहरबान हो, वरुण हम पर कृपा करें। यानी कि कहने का भाव क्या है कि समुद्र के देवता हम पर कृपा करें, और समुद्री सेना का ये ध्येय वाक्य है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने हमारे जो प्राचीनतम ग्रंथों में से ये शब्द उठाया है। जब हम बात करते हैं ये शन्नो वरुण किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं क्या? आपको मैंने बताया था, आप कमेंट में बताइए जरा। ठीक है, मैंने आपको बताया था परसों वाली क्लास में, सत्यमेव जयते की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये सत्यमेव जयते हमने हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है ना। तो सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो आप कहेंगे ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेशनल एम्बलम में हमने सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ अभिलेख की ही प्रतिकीर्ति अपनाई हुई है, उसके नीचे हमने लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, है ना। ये भी आपने सुना है। जब हम बात कर रहे होते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो इसके बारे में भी मैंने आपको उस दिन वाली क्लास में बताया था, है ना। तो ये कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषदों में से सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। टोटल अगर हम बात करें उपनिषद कितने होते हैं? 108। तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो शन्नो वरुण किस उपनिषद से लिया गया है? ये ध्येय वाक्य जो है हमारा भारतीय नौसेना का, कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे आप, जल्दी से बताएं। मैंने आपको पहले करवाया था। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दिग्विजय सेरेमनी हेल्ड एट मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में आयोजित हुआ दिग्विजय समारोह। तो शनिवार को ये वार्षिक चिथिराई उत्सव के 9वें दिन ये दिग्विजय जुलूस निकाला गया था। ठीक है ना। देवी गोडेस मीनाक्षी, देवी मीनाक्षी को इंदिरा विमान पर बैठाकर मासी की सड़कों पर ये जुलूस निकाला गया था। हालांकि ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भाव है कि किस जगह पर ये त्योहार मनाया जाता है। जब आप यूपीएससी में पढ़ा करते हैं आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शनिवार को ये आयोजन किया गया था। वैसे जब बात करते हैं चिथिराई उत्सव, ये चिथिराई उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया गया था। चिथिराई उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है, और इस चिथिराई उत्सव के 9वें दिन ये जुलूस निकाला गया। ठीक है ना। तो वहां पर पारंपरिक वेशभूषा में सभी लोग इकट्ठे हुए थे, और 8 दिशाओं में सभी ने क्या किया था? एक लड़ाई का मंचन भी किया। लॉर्ड सुंदरेश्वर अलोंग विद गोडेज, ठीक है, प्रिया विदाई, तो देवी प्रिया विदाई के साथ भगवान सुंदरेश्वर को भी इस जुलूस में शामिल किया गया, और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा विहंगम दृश्य है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर आप बताने का प्रयास करेंगे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये आपका वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यह मीनाक्षी का अम्मन मंदिर तमिलनाडु के शहर मदुरै में स्थित है। और मदुरै में तो है, तो कौन सी नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे वहां पर एक नदी बहती है, वेगई। वेगई नदी के
दक्षिणी तट पर है ये स्थित, वैगई नदी के दक्षिणी तट पर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है मीनाक्षी मंदिर से संबंधित। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, फिर थोड़ा विस्तार से बातें करेंगे इस मंदिर के बारे में। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया था, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है DSSB में। ठीक है ना, जेई जो सिविल का एग्जाम हुआ था ना, सिविल ब्रांच में जेई के एग्जाम में पूछा गया था ये। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन सी कुलशेखर पंड्या, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण राजा कुलशेखर पंड्या ने करवाया था। और ये कहां पर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मदुरै में है, और मदुरै कहां है, तमिलनाडु में। तो वहां पर एक नदी बहती है वैगई नदी, वैगई नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है ये क्षेत्र, वहां पर ये मंदिर बना। इस मंदिर की जब हम बात करते हैं तो ये मदुरै के लोगों के लिए सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तमिलनाडु के सभी प्रमुख त्योहार जहां हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, तो जब पूछा जाए किस जगह मनाए जाते हैं तो ज्यादातर यही मीनाक्षी मंदिर में ही मनाए जाते हैं वहां के प्रमुख त्योहार। तो सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार है वो कौन सा है, चित्रायु उत्सव। ठीक है, तो ये भी क्या है, अभी जैसे हमने बात की अप्रैल और मई में आयोजित किया जाता है, तो अभी जो मनाया ही जा रहा है। तो अब जैसे बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, इकट्ठा लिखा आता है ऐसे, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। तो यहां पर मीनाक्षी का मतलब क्या है, तो ये माता पार्वती का एक स्वरूप है, माता पार्वती। और जब बात करते हैं सुंदरेश्वर का मतलब यहाँ पे क्या है, तो भगवान शिव, भगवान शिव का एक रूप सुंदरेश्वर। तो ये जो मंदिर है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, वो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है ये मंदिर, जिसका निर्माण कुलशेखर पंड्या ने करवाया था। बाकी जैसे ऑप्शन में लिखा ही होगा, क्या लिखा हुआ है उसमें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। ये गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे। इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसी वजह से इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, ये चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए, चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा, जिन्होंने क्या किया था, राजा हर्षवर्धन को हराया था, है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। और इस चालुक्य वंश के शुरुआती राजा थे पुलकेशिन प्रथम। इसी प्रकार हम अब बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है ना, ये वो राजा हैं जिनको चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो इनको हराया था, ठीक है ना, किसने, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। और महेंद्र वर्मन प्रथम के उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। और यही महेंद्र वर्मन प्रथम है जो संस्कृत का एक विद्वान राजा हुआ, और इसने एक संस्कृत में रचना भी लिखी थी, मत विलास प्रहसन। इस मत विलास प्रहसन के बारे में अगर कहा जाए तो ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई, और किससे संबंधित है, तो इसमें शराबी की कहानी बताई हुई है। एक शराबी की कहानी के बारे में वर्णन किया है महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और ये महेंद्र वर्मन प्रथम कौन से वंश के थे, तो आप कहेंगे ये पल्लव वंश के राजाओं में से एक थे। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। चट्टानों को काटकर बनाया गया था एक मंदिर पल्लव वंश के समय में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है पल्लव वंश का टाइम पीरियड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रामायण इज ए बुक फॉर ऑल टाइम्स, सेज एमिनेंट जूरिस्ट के पराशरण।
तो के पराशरण का कहना है कि रामायण हर समय के लिए एक पुस्तक है। तो ये एक प्रख्यात न्यायविद हैं। प्रख्यात न्यायविद के पराशर ने शनिवार को कहा था कि जो भी पुस्तकों में से अगर हम देखें तो रामायण सबसे बेहतरीन है और ये एक एटर्नल है, यानी कि एक शाश्वत है, और एवरलास्टिंग यानी कि चिरस्थायी है, जिसका कोई तोड़ नहीं। और ये फिर ये बात क्यों कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्च करनी थी। तो अपनी पुस्तक के लॉन्चिंग के समय ये बोल रहे थे, शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण और रेस्ट्रोस्पेक्टिव, तो ये पुस्तक का नाम है जो प्रकाशित हुई है, रामायण एंड रेस्ट्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना। शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित हुई और इसी बुक के लॉन्चिंग के दौरान ये बातें कह रहे थे। अब जैसे कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है रामायण को ध्यान में रखते हुए, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। उससे पहले आप ये चित्र देख सकते हैं, ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है ना, शस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रकाशन, तो इनके द्वारा प्रकाशित की गई है ये पुस्तक वाल्मीकि रामायण और रेट्रोस्पेक्टिव। अब क्वेश्चन बता दीजिए, कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था। हालांकि ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन होगा, तो जल्दी से बताएंगे आप। जिन्होंने लिखा होगा ना रत्नाकर, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकर था। जब हम बात करते हैं मारीच, ये मारीच कौन था, ये वो राक्षस था जिसने रावण को सलाह दी थी कि वो माता सीता का अपहरण ना करे, ठीक है ना। रावण को सलाह दी लेकिन रावण नहीं माना था, फिर भी उसने माता सीता का क्या किया था, हरण कर लिया था। जब हम सुषेण की बात करते हैं तो ये एक वैद्य थे और यही वो हैं सुषेण, यानी कि आप कह सकते हैं महर्षि सुषेण। जब लक्ष्मण जी क्या हुए थे, मूर्छित हो गए थे, तो उनके लिए संजीवनी बूटी का सुझाव किसने दिया था, तो महर्षि सुषेण ने ही दिया था। जब हम बात करते हैं ये चंद्रहास क्या है, तो चंद्रहास राम जी की तलवार का नाम था जिसकी सहायता से रावण का वध किया था उन्होंने, ठीक है ना। तो चलो जी अब बताओ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कंबन ने रामायण निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी है। आपको पता है, वैसे अगर देखें मूल रामायण के बारे में, मूल रामायण के बारे में, तो ये जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और किसने लिखी थी, तो अभी मैंने आपको बताया था महर्षि वाल्मीकि, जिनका बचपन का नाम क्या था, रत्नाकर। तो मूल तो ये लिखी हुई है, उसके बाद में अलग अलग भारतीय भाषाओं में रामायण लिखी गई थी। तो एक कवि हुए थे कवि कंबन, तो कवि कंबन ने भी रामायण लिखी और उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी, तो आप कहेंगे उन्होंने तमिल भाषा में ये लिखी, तमिल भाषा में। तो तमिल भाषा में जो इन्होंने रामायण लिखी है उसका नाम क्या रखा, रामावतारम, रामावतारम, ठीक है ना। तो ये जो नाम है तमिल का, कवि कंबन के द्वारा लिखित है। अब जैसे यहाँ पर और भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, क्या इन भाषाओं में भी कोई रामायण लिखी गई है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ। तो वैसे हम बात कर लेते हैं संस्कृत के बारे में। चलो एक स्लाइड के रूप में लिखवा देते हैं आपको। संस्कृत में जो रामायण लिखी गई है, यानी कि राम जी के बारे में बताया गया, उस ग्रंथ का नाम है रामायण। और इसके कौन है राइटर, तो आप कहेंगे महर्षि वाल्मीकि हैं। फिर जब हम बात करते हैं राम जी के किरदार को ध्यान में रखते हुए, कवि कंबन ने भी एक रचना लिखी थी तमिल भाषा में और उसे नाम दिया रामावतारम, रामावतारम, ठीक है। तो ये कौन हुए, कवि कंबन हुए, दक्षिण भारत के थे ये। लगभग बात है ये 12वीं शताब्दी के आसपास की, जब ये यहाँ पर थे। फिर और भी भाषाओं में हमें
ये ग्रंथ देखने को मिलता है। जैसे एक नाम आता है तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, तेलुगु भाषा में जो लिखी गई रामायण, उसका नाम रखा गया था श्री रंगनाथ रामायणम। तो तेलुगु भाषा में राम जी के किरदार के बारे में जिन्होंने लिखा उनका नाम क्या है? गोना बुद्ध रेड्डी। तो गोना बुद्ध रेड्डी के द्वारा तेलुगु भाषा में भी राम जी के बारे में लिखा गया और उसका नाम रखा गया श्री रंगनाथ रामायणम। फिर जैसे हम बात करते हैं मलयालम भाषा की, तो मलयालम में भी राम जी के बारे में लिखा गया और इन्होंने फिर क्या नाम दिया इसका? अध्यात्म नारायणम, अध्यात्म नारायणम किलीपतु, ये उस ग्रंथ का नाम है। और जब हम बात करते हैं किसने लिखा था ये, तो नाम आता है थुंच तथु रामानुजन। तो ये 17वीं शताब्दी के आसपास हुए थे जिन्होंने रचना लिखी थी मलयालम में। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, याद रखना है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कन्नड़ भाषा में भी राम जी के किरदार के बारे में बताया गया और उस ग्रंथ का नाम क्या लिखा गया था? कुमुदेंदु रामायण। तो उस रामायण का नाम है कुमुदेंदु रामायण। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि जो कन्नड़ भाषा में रामायण लिखी गई जिसका नाम है कुमुदेंदु रामायण, उस रामायण के यानी कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई रामायण के लेखक कौन है? तो आपसे क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं, आप बताने का प्रयास करेंगे। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चाइना सेज AUK US रिस्क न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन पैसिफिक। चीन का कहना है कि AUK US से प्रशांत क्षेत्र में परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और ये बात किसने लिखी है? साउथ पैसिफिक ट्रीटी को ध्यान में रखते हुए चीन के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यू टोल्ड ने कहा है। तो वांग यी नाम का वहां का विदेश मंत्री है, तो उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये जो 3 पक्षीय ट्रीटी है ना, जिसका नाम रखा गया है AUK US, तो ये बड़ा खतरा है क्योंकि इस समझौते से जो परमाणु हथियार है उस पर एक प्रतिबंध नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा पहले कि AUK US क्या है। वैसे तो इसको ओकास बोल दिया जाता है। ए का मतलब यहां पे है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, और यूके का मतलब यहां पर क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और फिर जैसे हम बात करते हैं यूएस के बारे में, इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो 3 देश हैं, इन तीनों देशों ने एक समझौता किया था और उसका फिर नाम क्या रखा? AUK US। ए से अमेरिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट। तो वैसे बोलने में उसको हम क्या बोल देते हैं? औकास बोल देते हैं, लेकिन वैसे आप नॉर्मल बोलिए AUK US। तो इस AUK US से डरते हुए चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि यहां पर क्या है, ये काउंटर कर रहे हैं हमारे इस क्षेत्र को। तो चलो थोड़ा सा पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इन 3 देशों ने आपस में ये जो ट्रीटी है AUK US, इस पर साइन कब किए थे? तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो उसके बारे में भी हम बातें कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी औकास पर साइन 2021 में किए गए थे। तो 2021 में साइन किए गए। इसके तहत महत्वपूर्ण अगर हम बिंदुओं की बात करें तो मुख्य जो मुद्दा है वो है पनडुब्बी, पनडुब्बी हासिल करना। पनडुब्बी को ध्यान में रखते हुए ये एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था इन 3 देशों के बीच में। हालांकि इस अनुबंध के तहत कहा गया
कि पहली पनडुब्बी 2030 के दशक के अंत में यूके को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, और पहली ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बी 2040 के दशक में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को। तो ये पेश करने की योजना है। ये जो कार्यक्रम है यानी कि ये जो ट्रीटी है ओकास कार्यक्रम के तहत पनडुब्बी का डिजाइन और उसका निर्माण किसके तहत किया जाएगा? तो एक कंपनी है रोल्स रॉयस, ये तो आपने नाम सुना होगा ना, रोल्स रॉयस बड़ी फेमस कंपनी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इसका नाम ना सुना हो। और एक कंपनी है बेबॉक और एक और कंपनी है BAE सिस्टम। तो इन सब के द्वारा यानी कि इनके सम्मेलन से, इनके सम्मिश्रण से, समन्वय से इन पनडुब्बियों का डिजाइन किया जाएगा और निर्माण किया जाएगा। डिजाइन और निर्माण इन कंपनियों के द्वारा किया जाएगा, ये इस समझौते में कहा गया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए सुरक्षा समझौते का एक शब्द है AUKUS। ठीक है ना, तो इसी से डरते हुए चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि ये जो है अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। और वैसे भी AUKUS का मतलब क्यों इन्होंने ट्रीटी की थी एक दूसरे के साथ में, इनका मुख्य मकसद तो यही था कि जो प्रशांत क्षेत्र है उसमें अपना वर्चस्व स्थापित करना और चीन जो भी गतिविधियां आगे बढ़ा रहा है चीन को रोकना, चीन से मुकाबला करने के लिए इन्होंने अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहा है इन तीन देशों ने, इसीलिए तो इन्होंने एक ट्रीटी की थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। हालांकि भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी भारत इनडायरेक्ट वे में इनसे लाभ उठा सकता है, क्योंकि अगर ये प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं तो जो चाइना है भारत के साथ बार बार पंगे लेता रहता है, तो उस पर अंकुश लगेगा, कहीं ना कहीं तो अंकुश हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा फायदा होने की गुंजाइश दिखाई देती है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहां पर आपको पता है इजराइल का ईरान के साथ भी युद्ध छिड़ा हुआ है और इजराइल का फिलिस्तीन के साथ भी पंगा काफी लंबे समय तक चल रहा है। इसी के चलते इजराइल ने स्ट्राइक कर दी है गाजा के सदन क्षेत्र में। तो वहां पर जब आप जाएंगे सदन गाजा में, तो वहां पे एक जगह पड़ती है राफा किल, राफा के नाम से शहर है। उस राफा में इन्होंने आक्रमण कर दिया जिसमें 18 लोग मारे गए। ठीक है ना, तो यहां जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो ये कौन से क्षेत्र में है? राफा, गाजा के दक्षिण में 18 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और ये ऑफिशियली कब कहा गया था? कल यानी कि 21 अप्रैल को। यूनाइटेड स्टेट वाज ऑन ट्रैक टू अप्रूव बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ एडिशनल मिलिट्री एड टू इट्स क्लोज एली। ठीक है ना, तो वैसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पर पहले थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इजराइल कहां पर है? ये देखो इजराइल, ये इजराइल की बाउंड्री जो आपको दिखाई दे रही है होगी ना, यहाँ पे है ये गाजा पट्टी। इधर इराक है, ईरान ये रहा, ईरान के साथ भी इनकी लड़ाई हो रही है कुछ दिनों से, वो भी हमने कवर की थी। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं स्टेट पीसीएस के लेवल का है, स्टेट पीसीएस यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है, बताएंगे। गाजा पट्टी यानी कि मैंने अभी आपको बताया है कि इजराइल ने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर पर आक्रमण किया है। उसी गाजा पट्टी नामक स्थान के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही रहेगा। तो जल्दी से आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ठीक रहेगा। तो गाजा पट्टी की सीमा दक्षिणी पश्चिम में मिस्र से लगती है तथा उत्तर व पूर्व में इजराइल से लगती है। क्या ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जब हम बात करते हैं दूसरे कथन की, भूमध्य सागर गाजा पट्टी के पश्चिम में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है।
तीसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे, जॉर्डन की सीमा पूर्व में गाजा पट्टी के साथ लगती है। आप कहेंगे जी नहीं, ये गलत है। पहले 2 पॉइंट तो ठीक है, तीसरा पॉइंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जॉर्डन की सीमा पूर्व में गाजा पट्टी के साथ नहीं लगती है। तो अगर गाजा पट्टी के पूर्व में देखेंगे तो इजराइल की बाउंड्री है, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा यानी कि बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटानिका के यहाँ से पेज से ये मैंने फोटो उठाई है, तो उन्हीं का ये क्या बोलते हैं, उन्हीं को समर्पित है ये। तो ये जो गाजा स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, आपसे पहले पॉइंट में क्या पूछा गया था, इसमें गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र से लगती है। यहाँ पे देखिए, अगर इसका आप डायरेक्शन के हिसाब से देखें, ये आपकी पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है ना। तो जब आप जाएंगे ऐसे ही मान के चलो, यहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो पश्चिमी दक्षिणी, दक्षिण पश्चिम में क्या है, ये देखो मिस्र है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा था, उत्तर व पूर्व में इजराइल से लगती है। उत्तर में जब जाएंगे तो ये इजराइल है यहाँ पर, और इधर जाएंगे पूर्व में तो भी इजराइल है। यहाँ पे देखो ये सारी इजराइली है, ये देखो इजराइल है, ये व्हाइट में दिख रहा है ना इधर। तो पहला पॉइंट ठीक ठीक था। और फिर जब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, भूमध्य सागर गाजा पट्टी के पश्चिम में है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जब आप पश्चिम दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये भूमध्य सागर बना हुआ है ना, तो ये पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, जॉर्डन की सीमा पूर्व में गाजा पट्टी के साथ लगती है, ये गलत कैसे हो गया। तो यहाँ पर आपको गाजा स्ट्रिप दिखाई दे रही है ना, ये है गाजा स्ट्रिप। इस गाजा स्ट्रिप के पूर्व में क्या है, यहाँ पे देखो ये इजराइल है, तो इजराइल, ये इजराइल रहा, ये है जॉर्डन, यहाँ पे इतनी दूर है, तो वहां पे डायरेक्ट गाजा पट्टी के साथ नहीं लगती है बाउंड्री जॉर्डन की, इसलिए वो गलत था, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है, जो भी क्लासेस आपकी होती हैं उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा edurohi24, और इसी के साथ आपको डेली एक क्वेश्चन दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी आप लिखिए, वो भी करंट न्यूज से ही संबंधित होता है। तो जैसे कि आपको पता है, हम एक नई सीरीज चलाते हैं साथ में, जिसका नाम रहता है आज का इतिहास। तो कल यानी कि 21 तारीख को आपकी क्लास नहीं हुई थी, और आज 22 अप्रैल है, तो हम दोनों दिनों के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 21 तारीख यानी कि कल का इतिहास भी जानेंगे, और 22 तारीख यानी आज का इतिहास भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, आज यानी कि कल क्या थी, कल 21 अप्रैल थी। 21 अप्रैल के दिन जयंती मनाई गई वर्धमान महावीर, महावीर स्वामी जी की जयंती मनाई गई है ना, 21 अप्रैल 2024 को। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, और इस जैन धर्म के ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं, वास्तविक संस्थापक। तो क्या कोई संस्थापक भी था जैन धर्म का, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है ऋषभदेव का, ऋषभदेव, ठीक है ना। ऋषभदेव का वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, और ये जो ऋषभदेव हैं, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर। तो इस जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनकी हम कल जयंती मना रहे थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं उससे पहले, तो ये जो आयोजन भी किया गया था राष्ट्रीय स्तर पे, नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजन किया गया, और आपको पता है महावीर स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई थी ये, तो आप कहेंगे 2550वीं जयंती, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब आप जैन धर्म के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी से बताएं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः वाराणसी से संबंधित थे। आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वो वाराणसी ही से ही संबंधित थे। और जो पार्श्वनाथ है ना, वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 23वें। और इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल है सर्प। यही है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, 4 सिद्धांत दिए। क्या नाम आता है उनका? अहिंसा। तो सबसे बड़ा सिद्धांत है जैनिज्म का ये अहिंसा। फिर आता है सत्य, यानी कि सदा सच बोलना है, कभी लड़ाई नहीं करनी। असत्य, कभी चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह, कभी धन का संचय नहीं करना। तो ये जो 4 सत्य यानी कि 4 सिद्धांत दिए थे जैनिज्म में, वो किसने दिए? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने दिए। फिर जैसे हम बात करते हैं 5वां जो व्रत किसने दिया था? 5वां व्रत दिया था महावीर स्वामी ने, और वो क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक है ना? तो इस प्रकार से 5 व्रत हैं जैनिज्म में। तो 5वां व्रत महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। महावीर स्वामी को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी क्या? आप कहेंगे जी नहीं, इनको तो रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फिर निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को हुई थी ना। महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को नहीं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ, यानी कि कुंड ग्राम या फिर कुंडलपुर में हुआ। आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक रहेगा, ओनली 1 and 3। तो जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। महावीर स्वामी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। इनको रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब हम बात करते हैं जैन तीर्थंकरों के क्रम में ये कौन से नंबर पर आते हैं, तो आप कहेंगे ये अंतिम तीर्थंकर थे, क्योंकि जैन धर्म में 24 ही तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी के बारे में और जब बात करते हैं हम, महावीर स्वामी का सिंबल क्या था? क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे इनका सिंबल सिंह था। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये आपको बिंदु जैनिज्म से संबंधित ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना? चलो जी, बहुत ही बढ़िया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के दिन के बारे में, यानी कि आज क्या है? आज 22 अप्रैल है। तो जैसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप बताइएगा पहले, निम्नलिखित में से कौन हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के संस्थापक सदस्यों में से नहीं था? तो कौन नहीं था वो आपको बताना है। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से किसका नाम आएगा जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नहीं की। जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो इसमें जिन्होंने लिखा होगा ना महात्मा गांधी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी कानपुर में। और इस कानपुर में जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल सभी लोग सुमिलित थे। और इसमें एक नाम का जिक्र हुआ है, जोगेंद्र नाथ चटर्जी, है ना? तो ये जो जोगेश चंद्र चटर्जी है ना, जोगेश चंद्र चटर्जी, इनका आज ही के दिन निधन हुआ था, यानी कि 22 अप्रैल 1969 को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ। और ये काकोरी कांड के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए थे, जोगेश चंद्र चटर्जी। इनके बारे में जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो इनका जन्म 1895 में
ढाका में हुआ था और उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इनकी मृत्यु आज के दिन 22 अप्रैल 1969 को हुई थी। काकोरी कांड में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने अपने 24 वर्ष के कार्यवास में 2.5 वर्ष भूखे हड़ताल के रूप में भी गुजारे थे, जिसमें सबसे लंबी जो इनकी भूख हड़ताल थी वो थी 142 दिनों की। यानी कि हड़ताल भी ये किया करते थे, भूखे रहा करते थे। फिर कहा जाता है कि ये जोगेश चंद्र चटर्जी अनुशीलन समिति के सदस्य भी बने। अनुशीलन समिति जिसके बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसका मुख्य मकसद क्या था, खून के बदले खून। तो उस पार्टी की गतिविधियों के साथ ये जुड़ गए थे। फिर काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुआ उसमें भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार इनसे संबंधित ये कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जी, जैसे जैसे समय बीतता चला गया इनका संपर्क धीरे धीरे बाकी क्रांतिकारियों के साथ भी होता रहा। जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल की बात करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं और भगत सिंह की बात करें या फिर चंद्रशेखर आजाद की बात करें, इन सब के साथ इनका संपर्क भी हुआ। लेकिन 1924 में कानपुर में इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर HRA की स्थापना की थी और यही HRA बाद में क्या बन गया था, HSRA बन गया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया 1928 में। 1928 में इसका दोबारा से नामांकन कर दिया गया था सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कुछ बदलाव हमें देखने को मिले इस पार्टी में। और बाद में जैसे जैसे समय बीतता चला गया हमें स्वतंत्रता मिल गई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। उसके बाद में कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने क्या किया था, इलेक्शन लड़ा और ये फिर राज्यसभा के सदस्य बने, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ठीक है ना, जोगेश चंद्र चटर्जी। फिर 1958 में उन्होंने दिल्ली में जितने भी क्रांतिकारी थे उनका एक सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसमें स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त तथा अरविंद घोष के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार घोष ने भाग लिया था। ठीक है। और इस अवसर पर नेहरू जी ने सभी क्रांतिकारियों का सम्मान भी किया था। तो इस प्रकार इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। और 22 अप्रैल 1969 को आज ही के दिन इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है। और वैसे भी जब हम बात करते हैं इस दिन और क्या क्या घटनाएं घटित हुई, यानी कि जब हम बात करते हैं इस दिन और किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो एक नाम आता है श्रवण कुमार राठौड़। श्रवण कुमार राठौड़ एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने मुख्यतः क्या किया था, हिंदी फिल्मों में कार्य किया और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, यानी कि 22 अप्रैल 2021 को हुई थी इनकी मृत्यु। और जब बाकी बात करते हैं तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा, लालगुडी जयरमन। लालगुडी जयरमन ये भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक थे जिनकी मृत्यु आज ही के दिन 22 अप्रैल 2013 को हुई थी। ठीक है। और इस प्रकार से बहुत थे। महमूद अली खां आपने नाम सुना होगा। महमूद अली खां भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों में से एक रहे और इनकी मृत्यु भी क्या हुई थी, आज ही के दिन हुई। और कब हुई, 2001 में। ठीक है। हितेश्वर साइकिया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, 2 बार असम के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी भी क्या थी, आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। क्या नाम था, हितेश्वर साइकिया। और कब की बात है वो, 1996 की बात है जब उनकी मृत्यु हुई। मांगूराम एक समाज सुधारक थे, उनकी मृत्यु भी आज ही के दिन हुई। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। चलो एक और बता देते हैं, यानी कि आज ही के दिन जिनकी हम जयंती मनाते हैं वो कौन कौन है।
एक नाम आप जानते होंगे, गुरु प्रसाद मोहपात्रा, जो हमारे IAS अधिकारी रहे। तो इनका जन्म भी, और वर्तमान में एक चेतन भक्त, आपने नाम सुना होगा, जिनकी पुस्तकें आपने पढ़ी भी होंगी। तो ये जो चेतन भक्त हैं, उनका जन्म आज ही के दिन 1974 में हुआ था। और एक नाम आपने सुना होगा, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, हालांकि ये वो स्वामीनाथन नहीं है, इनका नाम है अम्मू स्वामीनाथन। भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग किया था इन्होंने, अम्मू स्वामीनाथन ने। और इनका जन्म आज ही के दिन 1894 में हुआ था। ठीक है। और एक नाम आता है राधाबाई सुब्बारायण। राधाबाई सुब्बारायण, ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ महिला थी, समाज सुधारक रही। महिला अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए। इनका जन्म भी आज ही के दिन 22 अप्रैल 1891 को हुआ। और एक नाम आपने जरूर सुना होगा, सर गंगाराम। सर गंगाराम एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे, एक प्रसिद्ध समाज सेवी, भारत में हरित क्रांति के नायक के रूप में रहे। इनका जन्म 1851 में 22 अप्रैल को हुआ। और एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, जेम्स प्रिंसेप के बारे में। जेम्स प्रिंसेप जो है, इसका जन्म आज ही के दिन 1840 में हुआ था। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। अशोक के शिलालेख को पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। वो सबसे पहले पढ़ा, ऐसे लिखेंगे, है ना। जेम्स प्रिंसेप का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। ठीक है ना। तो ब्राह्मी लिपि के भाषाविद थे ये जेम्स प्रिंसेप। और जब बात करते हैं अकबर सेकंड के बारे में, ये एक मुगलों का शासक हुआ करता था। मुगल वंश का 18वां शासक था। इसका जन्म आज ही के दिन 1760 में हुआ। यही है वो अकबर सेकंड, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है ना। और इसी की सिफारिश करने के लिए राजा राम मोहन राय ब्रिटेन में गए थे, और इनकी सिफारिश की थी कि इनकी जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एडुरोही ऑफिशियल चैनल को शेयर भी कर दीजिए। एक चैनल और भी है, एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, एक्स पे, टेलीग्राम पे। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 8307730527। जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं, सभी की PDF आपको अवेलेबल करवा दी गई है। ठीक है। टेलीग्राम पे, बस टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना होगा? सर्च करना है आपको EDUROHI24, एडुरोही 24 आप सर्च कर लेना इस पर। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर सभी चीजें मिल जाएंगी। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।